गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अध्ययन करेंगे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत की आधुनिक राजनीति की एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसकी स्थापना आकस्मिक न होकर पूर्व की परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय प्रबुद्ध वर्ग की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना, अधिकारों के प्रति बलवती होती सजगता, अंग्रेजी शासन की दबावपूर्ण गतिविधियों के प्रति बढ़ते असंतोष आदि से ये स्पष्ट हो गया था कि एक अखिल भारतीय प्रकृति के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इससे पूर्व के संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक ऐसे संगठन थे जो जनमानस को जागृत करने हेतु निरंतर प्रयासरत थे। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। इन संगठनों में प्रमुख इस प्रकार थे: ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 में हुई। दूसरा था इंडिया लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई। तीसरा इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई। चौथा पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुई। पांचवा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1881 में हुई। ऐसे ही कुछ और संगठन थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों द्वारा भारत में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की जा चुकी थी। उक्त परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना का सर्वप्रथम विचार ब्रिटिश शासन से अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारी A.O. ह्यूम के दिमाग में आया। उन्होंने ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस करते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन से जो घुटन और धुआं इकट्ठा हो गया है, उसे निकालने के लिए एक छोटी नली अर्थात सेफ्टी वॉल्व चाहिए। अर्थात ऐसा भारतीय मंच तैयार किया जाए जहां राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श हो सके। ह्यूम ने सर्वप्रथम 1883 में कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों को इस संबंध में पत्र लिखा। साथ ही ये योजना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को बताई। तत्पश्चात उन्होंने अपनी योजना ब्रिटेन के प्रमुख व्यक्तियों लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट आदि को बताई। अंततः वह अपनी योजना में सफल हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 सितंबर 1885 तक पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण ये सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को दिन के 11 बजे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, नारायण गणेश चंद्रावरकर, पी आनंदाचार्लू, वी राघवाचार्य सुब्रमण्यम आदि। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, अर्थात कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों में पहला है देश के विभिन्न भागों में देश हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना। दूसरा है समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी भेद को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पोषण करना। तीसरा है महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों के बीच चर्चा कर परिपक्व सहमतियों का संग्रह करना।
इस प्रकार इन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के कारणों के संबंध में विवाद। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में दो प्रमुख मत प्रचलित है। पहला है अभय दीप अर्थात सेफ्टी वॉल्व की धारणा। इस धारणा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत में व्याप्त असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। इस संबंध में रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में यहाँ तक लिख दिया कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय संतोष को व्यक्त करने का शांतिपूर्ण साधन बन गई। दूसरी जो धारणा है इस संबंध में वह है राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना। इस धारणा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई थी। एनी बेसेंट लिखती है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में 17 प्रमुख भारतीय एवं ह्यूम साहब के द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त ह्यूम जिनके द्वारा अपने जीवन का काफ़ी बड़ा भाग भारतीय जनता के कल्याण में लगाया गया, कोरा साम्राज्यवादी नहीं कहा जा सकता। उक्त बातों के आधार पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की पुष्टि में की गई थी। वास्तविक स्थिति। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में उक्त दो दृष्टिकोणों को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि दोनों ही दृष्टिकोण आंशिक रूप से सत्य है। कांग्रेस की स्थापना की सही व्याख्या इसी रूप में की जा सकती है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की भावना तो विद्यमान थी, किंतु साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित का विचार और भारतीयता की भावना भी विद्यमान थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्वरूप का राष्ट्रीय संगठन था। इसका उद्देश्य जाति, धर्म या वर्ण के किसी भेदभाव के बिना सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना था। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय ईसाई थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे बहरुद्दीन तैयबजी मुसलमान थे और चौथे तथा पांचवें अध्यक्ष जॉर्ज यूल और सर विलियम वेदरबर्न अंग्रेज थे। अब है कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुकूल होने और भारतीय जनता के बढ़ते हुए राष्ट्रीय उत्साह के कारण कांग्रेस की शक्ति में तेजी से और निरंतर वृद्धि होती गई। दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में क्रमशः 436, 607 और 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने 1888 से ही कांग्रेस को निर्बल बनाने का निरंतर प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति घटने की बजाय निरंतर बढ़ती गई और उसने शीघ्र ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन का रूप ग्रहण कर लिया। कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण। ये सच है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुई थी, अतः प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी सहयोगी संस्था मानते हुए इसके प्रति सहयोग और शांतिपूर्ण सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा। वह इसे सहयोगी संस्था मानते थे, लेकिन धीरे धीरे इसे अपने लिए चुनौती मानने लगा। वह इसे सहयोगी संस्था मानती थी, अपने लिए चुनौती नहीं मानती थी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की शक्ति बढ़ती गई और ये देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार से मांग करने लगी, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार के रुख में भी परिवर्तन होता चला गया और वह कांग्रेस का सहयोग करने की बजाय उसके विरुद्ध बोलने लगी। ब्रिटिश सरकार ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस को अपने अधिवेशन के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिले। सरकारी कर्मचारियों की इसके अधिवेशन में उपस्थिति पर पाबंदी लगा दी गई।
मुसलमानों को इसके विरोध में संगठित होने की प्रेरणा दी। शिक्षित भारतीयों में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से कांग्रेस की लोकप्रियता में और वृद्धि होती चली गई और ये निरंतर एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अस्तित्व में आई। धन्यवाद।